नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी प्रश्न आप करवा रहे हैं सबको ध्यान से सुनते रहिएगा। सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें कोई कर्सर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम। आप भी क्या कर सकते हैं, अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इसको म्यूट कीजिए और उसके बाद सेट लगा सकते हैं आप। ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। माने कि एक हल्का ग्रह तारे के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच के गुरुत्वीय आकर्षण बल आर के पावर क्या है -5/2 के समानुपाती होगा, तब क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अगर कोई वस्तु चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना, तो अंदर की तरफ एक बल लगेगा, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो कक्षा के केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल को क्या कहते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अपॉन में आर हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन ए में है आपका टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। ऑप्शन बी में है आपका टी स्क्वायर समानुपाती आर। टी स्क्वायर समानुपाती आर का पावर है 3/2। और सी ऑप्शन में आपका टी स्क्वायर समानुपाती आर के पावर क्या है, आपका 7/2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माने कि एक हल्का ग्रह तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल में से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल आर की पावर -5/2 के समानुपाती होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर समानुपाती आर के पावर क्या हो जाएगा 7/2। टी स्क्वायर समानुपाती क्या हो जाएगा, आर के पावर 7/2 हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 kg का एक पिंड है ना। कितना केजी का पिंड है आपका, 5 kg का एक पिंड है, और 20 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में क्या कर रहा है, चल रहा है। 5 kg का पिंड है और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, नियत वेग से सरल रेखा में क्या कर रहा है, सरल रेखा में ये गमन कर रहा है। तो परिणामी बल क्या होगा, है ना। रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, तो आपको m मिल गया, 5 kg है। प्रारंभिक वेग u बराबर कितना मिल गया आपका, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। प्रारंभिक वेग क्या है आपका, एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से सरल रेखा में चल रहा, तो आपका क्या मिल गया, प्रारंभिक वेग भी आपको 20 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग भी आपको कितना मिल गया, आपका 20 मीटर पर सेकंड। एफ बराबर क्या होता है फार्मूला, v माइनस यू बटा में टी। तो इस प्रकार से अगर रिजल्टेंट की बात करते हैं तो v माइनस यू बाई टी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। और 5 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपका 0 ही होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 5 kg का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रही है, तो पिंड का परिणामी बल क्या हो जाएगा, पिंड का परिणामी बल आपका 0 हो जाएगा। पिंड का परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 का कौन सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल P के बीच संबंध क्या होता है, बताइए। बल F और संवेग परिवर्तन डेल P के बीच में क्या संबंध होता है। इसमें संबंध होता है F बराबर क्या होता है, डेल P बटा में क्या हो जाएगा, डेल T। ठीक है ना। F बराबर क्या हो जाएगा, डेल P बटा में डेल T। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा, है ना। 3 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, है ना, डेल पी अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल टी। डेल पी बटा में डेल टी, है ना। एफ के, एफ और संवेग परिवर्तन के बीच संबंध होता है डेल पी बटा में डेल टी हो जाएगा। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 18 किलो जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति होगी। देख लीजिए, एक इंजन है आपका, 18 किलो जूल क्या कर रहा है आपका, 18 किलो जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करता है, तो इंजन की शक्ति क्या होगा। इंजन की शक्ति आपको बताना है। तो ऊर्जा क्या है, 18 किलो जूल। 18 किलो, 18 गुने 10⁻³
और प्रति मिनट है ना, प्रति मिनट क्या कर देंगे 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 300 जूल प्रति सेकेंड, 300 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, 300 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, या फिर 300 वाट भी बोल सकते हैं। तो आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 200 वाट, 250 वाट, 300 वाट, 1080 वाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 का आंसर हो जाएगा 300 वाट, है ना। इस पर देख लीजिए, डायरेक्ट इसको बनाना है, जैसे 18 किलो जूल ऊर्जा प्रति मिनट है ना, तो 18 गुने 10⁻³ कर देना है, और प्रति मिनट की बात करा है, नीचा में 60 सेकेंड डाल देंगे, ठीक है। और उसको सॉल्व करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 300 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 300 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। ध्वनि तरंगे बताइए कौन सी तरंग है। ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कौन सा तरंग है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है, तो आपका वेग बदल जाएगी, है ना, आवृत्ति आपका नहीं बदलेगी, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगा, है ना, ये सब। तो इसमें आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। जब ध्वनि ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है, आपका आवृत्ति नहीं बदलेगी। कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है, आपका आवृत्ति नहीं बदलती है ना। बाद बाकी वेग तरंग दैर्ध्य ये सब बदल जाता है। ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो आवृत्ति भौतिक राशि आपका नहीं बदलती है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता हो या प्रबलता हो, है ना, किस में मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता प्रबलता आपका डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, चलिए देख लेते हैं। यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि का जो तीव्रता होता है ना, आयाम के वर्ग की क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्वनि का तीव्रता आपका आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। आई समानुपाती क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जो आपका आयाम ध्वनि की तीव्रता होता है ना, इंटेंसिटी आपका आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। और यह स्रोत और स्रोत के बीच दूरी के वर्ग का क्या होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता आपका दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आयाम के समानुपाती होता है। यह माध्यम के घनत्व का समानुपाती होता है। जो ध्वनि का तीव्रता होता है ना, माध्यम के घनत्व के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह कंपन तल के पृष्ठ तल के क्षेत्र का क्या होता है, समानुपाती होता है। आई समानुपाती क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह आवृत्ति का समानुपाती होता है। यह आवृत्ति का भी क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। इंटेंसिटी आपका आवृत्ति का समानुपाती होता है। आई समानुपाती क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और कंपन तल के पृष्ठ सतह के क्षेत्रफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। आई समानुपाती क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह माध्यम के घनत्व का समानुपाती है। आई समानुपाती क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। यह स्रोत और स्रोत के बीच दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई व्युत्क्रमानुपाती क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यह आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। आई समानुपाती ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है, इसका आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती है, इसका आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, सबको पता होगा। एफ बराबर क्या होता है आपका r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है आपका r/2 होता है। एफ बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी पूछ रहा है तो 40/2 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 20 सेंटीमीटर है। कितना आएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 6 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा, है ना। 6 का आंसर कौन सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। 6 का आंसर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या है,
एक डायोप्टर उत्तल लेंस की क्षमता होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? देख लीजिए, एक डायोप्टर की बात किया है ना, तो एक डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। एक लेंस का जो क्षमता है ना, एक डायोप्टर लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता ज्ञात कर जिसकी फोकस दूरी होगा, ठीक है ना। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता, ठीक है ना, तो हम 100 बट्टा में क्या कर लेते, 100 बट्टा में एफ निकाल लेते, है ना। यहाँ पर डायोप्टर दिया गया है, तो डायोप्टर दिया है तो एफ को क्या करेंगे, उस पार से इस पार लाएंगे और नीचे में 1 को ले जाएंगे, ठीक है ना। 1 डायोप्टर, तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका, 1 मीटर हो जाएगा। यानी अगर 1 मीटर फोकस दूरी वाला कोई अगर लेंस है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर होगा। एक बात और ध्यान रखिए, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना आपका प्लस में होता है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है माइनस में होता है। उत्तल लेंस की क्षमता किस में होगी, आपका प्लस में, और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होगा। अगर पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में से पावर सबसे ज्यादा किसका होगा पावर, शक्ति किसका होगा, जो क्षमता किसका ज्यादा होगा, बताइए। तो सबसे ज्यादा होगा आपका उत्तल लेंस का होगा, ठीक है ना, क्योंकि उत्तल लेंस का जो क्षमता निकालते हैं हम लोग, है ना, तो किस में निकालते आता है, पॉजिटिव में आता है कि नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन पर आइए, ध्यान से सुनते रहिए, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देख लीजिए, निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए आपको किसमें क्या किया जाए, बताइए। इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, और निम्न को हमको किस में बदलना है, उच्च में बदलना है। निम्न को किस में बदलना है, उच्च में बदलना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उपचाई ट्रांसफार्मर बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। जब वोल्टेज को घटाना रहता तो क्या हो, कौन सा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता, इसमें अपचाई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता, स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको वोल्टेज को बढ़ाना है, तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम लोग किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए, उच्चाई जो ट्रांसफार्मर होता है निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभवांतर उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए एन एस ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, एन पी। ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होगा ना, जिसका सेकेंडरी वाइंडिंग होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग का जो होगा ना, तो आपका ज़्यादा होगा प्राइमरी वाइंडिंग से, है ना। तो उसमें प्राथमिक बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी बाइंडिंग होगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा, और प्राइमरी बाइंडिंग क्या हो जाएगा आपका कम। लेकिन अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, अपचाई, है ना। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी बाइंडिंग है आपका कम हो जाएगा, और प्राइमरी बाइंडिंग क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा। प्राइमरी बाइंडिंग में आपका नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से क्या होता है आपका, कम होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो दूसरा कुंडली है ना, उसमें फेरों की संख्या क्या होता है, प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा क्या होता है आपका, कम होता है ना। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समांतर में रखा जाएगा। 12 ओम प्रतिरोध के समांतर में रखा जाएगा, यानी आपको रिजल्टेंट चाहिए 4, ठीक है ना।
रिजल्टेंट आप कितना है 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें या तो आपको 12 ओम के साथ सारे ऑप्शन को रख के देख लीजिए कि किस में आपको सॉल्व करने के बाद किस में आपका 4 ओम आता है कि नहीं। नहीं तो डायरेक्ट आपको करना क्या है, 1 बट्टा में R1 बराबर 1 बट्टा में R क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में R इजिकल टू, ये आपका समांतर के लिए फॉर्मूला है, 1 बट्टा में R इजिकल टू 1 बट्टा में R1 प्लस 1 बट्टा में R2। तो रिजल्टेंट का मान जो रख लेंगे वो 1 बट्टा में 4 पहले ही रख लेंगे, उसके बाद 1 बट्टा में 12 प्लस R2 रख लेंगे। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा आपका 6 ओम। 9 का आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी में है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें दिया गया है आपका जो पहला दिया गया है ना, दिए गए परिपथ का समतुल्य है, समतुल्य आपका कौन सा है, आंसर बताइए। तो समतुल्य है, ठीक है, तो आपका दिया गया है आपका 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम देख लिए समांतर में है, और 2 ओम और इधर 2 ओम क्या है आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो 2 ओम है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 2 बट्टा में 2, यानी 1 ओम हो जाएगा, और सीरीज में जुड़ा हुआ है 4 ओम, तो 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा आपका सी आंसर सही है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, 5 ओम हो। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध में उपमुक्त, किसी प्रतिरोधक में उपमुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। किसी प्रतिरोधक में उपमुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है W बराबर VI, है ना, W बराबर VIT, W बराबर VT, और इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि कार्य बराबर क्या होता है आपका VIT होता है ना, या फिर H बराबर I² RT आपको पता होगा, है ना, ये सब पता होगा आपको, और ये सब फार्मूला याद रहना चाहिए। H बराबर I² RT या फिर E बराबर I² RT, W बराबर Q भी बोल सकते हैं, और आपको VIT भी का जो ओम का नियम से क्या पता होगा, ओम के नियम से जो V इजकल टू IR, है ना, V इजकल टू क्या पता है आपको IR। तो कार्य बराबर पता होगा VIT, और I² RT भी लिख सकते हैं, है ना, V²T/R भी लिख सकते हैं। तो आपका 11 का आंसर कौन हो जाएगा, 11 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। किसी प्रतिरोधक में उपमुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है आपका W बराबर VIT, क्या आ जाएगा W बराबर VIT। किसी प्रतिरोधक में उपमुक्त या उपभोक्त जो यूज किया जाता है, उपभोक्त हो जाएगा, उपभोक्त ऊर्जा W बराबर VIT में व्यक्त किया जाता है। जब किसी प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करते हैं तो परिपथ से T समय में आवेश प्रवाहित करे तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W बराबर बोल सकते हैं, Q भी बोल सकते हैं, या फिर VIT बोल सकते हैं, I² RT निकालिएगा तो इसी से आपका ये निकलेगा, ठीक है ना। प्रतिरोध R द्वारा उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है आपका H होता है ना, उससे उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है H होता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका I² RT अपॉन क्या हो जाएगा 4.2, तो कैलोरी में आ जाएगा ये। लेकिन आप शक्ति का फार्मूला याद रखिए, शक्ति P बराबर क्या होता है W बट्टा T लिख सकते हैं, P बराबर VI लिख सकते हैं, T बराबर I² R लिख सकते हैं, और P बराबर लिख सकते हैं V² अपॉन R। ये फार्मूला कहीं भी आपको अप्लाई हो जाएगा, है ना। और उस ऊर्जा के लिए फार्मूला याद रखिए, I² RT याद रखिए, है ना। कार्य के लिए फार्मूला याद रखिए VIT याद रखिए। शक्ति के लिए आपको W बट्टा में T याद रखना है,
शक्ति के लिए आपको Vi याद रखना है, शक्ति के लिए आपको I² R याद रखना है, शक्ति के लिए आपको V² रखना है, याद रखना है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। इसमें से कुछ भी हो सकता, जो पावर का फॉर्मूला है ना, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है उपस्थित, बोलिए। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में सोडियम उपस्थित होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है, आयरन उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है बताइए। ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में है आयरन, ऑप्शन डी में है आपका कैल्शियम। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आपका आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आपका आयरन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आपका आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। Fe 12 को क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 12 कौन सा आंसर सी हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित जो धातु है ना आपका आयरन है। लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है? लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु क्या है आपका? आयरन है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु क्या है आपका? आयरन है। लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है आपका? लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है बताइए। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में क्या लेता है? भाग लेता है। श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है। श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके, श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन श्वसन क्रिया के उपरांत कोशिकाओं में मुक्त CO2, हीमोग्लोबिन श्वसन क्रिया के उपरांत कोशिकाओं में मुक्त CO2 के साथ मिलकर अस्थायी यौगिक बनाता है, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन श्वसन क्रिया के उपरांत कोशिकाओं में मुक्त CO2 के साथ मिलकर अस्थायी यौगिक बनाता है, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए। सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? बोलिए। पहला है ऑप्शन आपका मैग्नीशियम का, दूसरा ऑप्शन है आपका मरकरी का, तीसरा ऑप्शन है आपका लेड का, और चौथा ऑप्शन आपका टिन का। सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? मरकरी का, मैग्नीशियम का, लेड का और टिन का। आंसर हो जाएगा सिनेबार मरकरी का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार मरकरी का अयस्क है। सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? सिनेबार मरकरी का अयस्क है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। सिनेबार मरकरी का अयस्क है ना। सिनेबार किसका अयस्क है? आपका मरकरी का अयस्क है। पारा का अयस्क है आपका, है ना, सिनेबार किसका है? मरकरी। तो मरकरी का एक और अयस्क है आपका कैलोमल, है ना, कैलोमल। पारा का अयस्क आपका कौन कौन हो गया बताइए? पारा, है ना। सिनेबार आपका पारा का अयस्क, मरकरी पारा बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो पारा का जो अयस्क है ना, तो आपका सिनेबार HGS तो होता ही है, इसके साथ कैलोमल भी होता है, Hg2Cl2। कैलोमल भी किसका अयस्क है? आपका
मरकरी, पारा का एस के। लेड का एस कौन है? लेड का एस के आपका सीसा, लेड बोले तो सीसा। सीसा का एस के आपका गैलेना, पीवीएस। लेड का एस कौन कौन है चलिए देख लेते हैं। लेड का एस का आपका गैलेना, पीबीएस होता है। सीरूसाइट, पीबीसीओ3 होता है। और एंजलीसाइट, एंजलीसाइट पीबीएसओ4 होता है। ठीक है ना। तो लेड का एस की याद रखिए गैलेना। लेड का एस कौन है आपका? गैलेना। लेड का एस कौन है? गैलेना, सीरूसाइट और एंजलीसाइट। सीरूसाइट और एंजलीसाइट। गैलेना का सूत्र होता है आपका पीबीएस, और सीरूसाइट का सूत्र होता है पीबीसीओ3, और एंजलीसाइट का सूत्र होता है पीबीएसओ4, है ना। ये सब होता है। टीन, टीन का एस कौन है? कैसीटेराइट। टीन का एस कौन है? कैसीटेराइट। टीन का एस की याद रखिए कौन है आपका? टीन का एस है कैसीटेराइट। गैलेना किसका एस है बताइए? गैलेना आपका एस है लेड का, सीसा का। ठीक है ना। गैलेना का, गैलेना किसका एस है? लेड का है। सीरूसाइट किसका एस है? लेड का है। एंजलीसाइट किसका एस है? ये भी लेड का है। टीन का एस क्या है आपका? कैल्सी, कैल्सी, कैल्सीटेराइट, नहीं कैसीटेराइट। टिन का एस है कैसीटेराइट। टिन का एस कैसीटेराइट, कैसीटेराइट आपका टिन का एस है। कैसीटेराइट किसका एस है? टिन का एस है। और इसका सूत्र होता है SnO2। कैसीटेराइट आपका टिन का एस है, इसका सूत्र होता है SnO2। इसका सूत्र क्या होता है? SnO2 होता है। अगला है मैग्नीशियम का एस। मैग्नीशियम का एस कौन कौन है बताइए? मैग्नीशियम का एस है आपका मैग्नेसाइट। मैग्नीशियम का एस मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम का एस क्या है? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट। मैग्नेसाइट का जो फार्मूला होता है MgCO3 होता है। डोलोमाइट का फार्मूला होता है MgCO3 CaCO3 होता है। एप्सम, एप्सम साल्ट का फार्मूला आता है MgSO4 7H2। एप्सम साल्ट का फार्मूला क्या आता है? MgSO4 7H2। ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, है कि नहीं। लिखने वाले हम कुछ नहीं है, न टिक लगाने वाले हैं न लिखने वाले, है ना। ध्यान से सुनते रहिए। 2 बार 3 बार 4 बार हम रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा उससे। ठीक है, हम ऐसा ही पढ़ते हैं बस। चलिए, मैग्नीशियम का एस क्या आपका? मैग्नेसाइट MgCO3। डोलोमाइट का एस क्या आपका? डोलोमाइट भी आपका मैग्नीशियम का एस क्या? MgCO3 और CaCO3 होता है। एप्सम साल्ट है आपका MgSO4 7H2O होता है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न पर आ जाइए धड़ाक से। 14 नंबर प्रश्न, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए में है आपका मीथेन, ऑप्शन बी में है आपका एथेन, ऑप्शन सी में आपका ब्यूटेन, ऑप्शन डी में है आपका प्रोपेन। ठीक है ना। तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है आपका ब्यूटेन होता है ना। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है आपका? ब्यूटेन होता है। और मीथेन की बात करते हैं तो आपका सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? मुख्य घटक क्या हो जाएगा आपका? मीथेन हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आपको एलपीजी का मुख्य अवयव पूछेगा तो मुख्य अवयव एलपीजी का कौन है आपका? ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है आपका? ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। सीएनजी का मुख्य अवयव कौन है? सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? मीथेन CH4 होता है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता को बताता है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता को बताता है? पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। बायोगैस में आपका कौन सा होता है गैस होता है बताइए? बायोगैस में जैसे गोबर गैस वाला में क्या मिलता है आपको? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, जो पेट्रोलियम है क्या है बताइए? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन के प्रणोदक, रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त होता है ना, रॉकेट में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसको प्रणोदक कहा जाता है। रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रणोदक कहा जाता है। एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी में, एलपीजी में गंध के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है।
इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। ये मरा हुआ चूहा की तरह क्या रहता है, गंध करता है, इसलिए गैस कहीं लीकेज करता है, गैस कहीं लीकेज करता है तो पता चल जाता है कि गैस लीकेज कर रहा है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि दो लेंस जिसकी क्षमता आपका है +12 डायोप्टर है और -2 डायोप्टर है, एक दूसरे को संपर्क में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, अगर दोनों को आप संपर्क में रखते हैं, सटा के रखते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों लेंसों की क्षमता को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे कि +12 डायोप्टर है ना और -2 डायोप्टर है, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो +12 -2 कितना आ जाएगा आपका 10, है ना। कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 डायोप्टर हो जाएगा। अब 10 डायोप्टर हो जाएगा ना, जो ही 10 डायोप्टर आया तो आपको पावर मिल गया। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको डायोप्टर है फोकस, सब आंसर आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपको 100 में 10 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 100 में 10 से भाग देंगे। 100 में जो पावर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/f होता है। अगर मीटर में दिया गया है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर दिया गया तो 100/f करेंगे, है कि नहीं। हमको f निकालना ही है, पावर दिया गया है तो f को उस पार ले जाएंगे, पावर को इस पार ले आएंगे। 100/10 क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपका 15 का ए सही हो जाएगा। 15 का कौन सा सही हो जाएगा आंसर, 15 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 15 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि दो लेंस, एक उत्तल अथवा एक अवतल लेंस होता है, तो एक दूसरे के समान फोकस दूरी की होती है तो संयुक्त रूप से रखा जाता है, तो कुल शक्ति को क्या, कुल शक्ति आपका शून्य हो जाता है और वह समतल कांच के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है कि नहीं। क्या बोल दिया इसने, बोला कि दो लेंस, एक उत्तल और एक अवतल लेंस लेते हैं तो एक दूसरे के समान फोकस दूरी पर रखते हैं, एक दूसरे से समान फोकस दूरी पर क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो संयुक्त रूप से रखा, इसको रखते हैं ना, तो कुल शक्ति क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। और कुल शक्ति क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। और यह समतल कांच के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। 16 नंबर प्रश्न पर आ जाइए दराग से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से क्या करती है, मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने के कारण क्या है। दूसरे माध्यम में जब प्रकाश अगर मुड़ जाता है तो मुड़ने का कारण क्या है, मुड़ने का कारण बोल रहा है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अविलंब के पास चली जाती है, नहीं तो अविलंब के दूर चली जाती है। अविलंब के पास आने का कंडीशन है कि उसमें प्रकाश की चाल क्या हो गया होगा, कम गया होगा। अगर अविलंब से अगर दूर चला जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल क्या होगा, क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है ना, तो आप आंसर कीजिए जल्दी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से क्या करती है, मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति भिन्न होगा, एकदम गलत बात है ना। आयाम में आयाम का कम होना, ऑप्शन सी है आयाम का कम होना, ये भी गलत बात है। ऑप्शन डी में है आपका प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का कम हो जाना, ये भी गलत बात है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, चाल भिन्न होता है। क्या होता है आपका, चाल भिन्न होता है, उसका जो वेग हो जाता है ना, परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन 16 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान दूसरे माध्यम में पथ से दूसरे माध्यम में अपने पथ से क्या करती है, मुड़ती है। पथ में अपने पथ से क्या कर दी है, मुड़ जाती है। इसका कारण प्रकाश की चाल का भिन्न होना,
इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश की चाल का क्या हो जाना? प्रकाश की चाल का भिन्न होना। प्रकाश की चाल में अंतर के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। चाल के कारण ही अपवर्तन होता है, नहीं तो जैसे जा रहा तो इसे नहीं चल जाता है कि नहीं? देख लीजिए, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में अगर प्रकाश जाएगा ना तो उसका जो स्पीड है ना बढ़ जाएगा, तो अविलंब से दूर चला जाएगा। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? प्रकाश की जो चाल है घट जाएगा और अविलंब के क्या हो जाएगा? वो पास आ जाएगा, है ना। अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको पता है, प्रकाश का निर्वात में वेग बट्टा में प्रकाश का माध्यम में वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, दूसरी बात और याद रखिए, जो अपवर्तनांक होता है ना तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक क्या होता है आपका? तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक आपका कम होगा। जैसे लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। बैगनी रंग का जो होता है ना तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है? कम होता है ना। तो 7 कलर होता है ना, 7 कलर में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का होता है। तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा हो जाएगा। अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या होता है आपका? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक दूसरे क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या है? यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का जो त्वरण है ना आपका 4 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? यानी आपको भी निकालना है। और यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण इतना है तो 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? यानी फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया गया 20 मीटर पर सेकंड। यू दे दिया गया आपको 20 मीटर पर सेकंड, ए मिल गया आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी मिल गया आपको 2 सेकंड। तो इसमें देख लीजिए सब कुछ मिल गया है आपको, यू भी मिल गया है और टी भी मिल गया है और आपको ए भी मिल गया है। एक फार्मूला आप जानते हैं, गति का जो समीकरण है v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है आपका? u प्लस ए टी। तो u बराबर मिल गया आपका 20 प्लस ए बराबर मिल गया है 4 और टाइम आपका t है, 4 दूना 8, 20 8 28 मीटर पर सेकंड कहीं है। तो 17 का क्या हो जाएगा आपका? 17 का डी सही हो जाएगा। 17 का आपका डी सही हो जाएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से चित्र के अनुसार कौन सा सही है? जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो आपका ऊपर है n1 और नीचे में है आपका n2। ठीक है, तो देख लीजिए, जो n1 है ना आपका, जो चित्र में जो लेंस दिया गया है ना, अनंत से अगर प्रकाश इस पर आएगा ना तो लेंस दो पदार्थों का अगर बना होगा, अगर लेंस एक ही पदार्थ का बना होगा तो उसमें तो प्रतिबिंब तो एक ही बनेगा। लेकिन अगर लेंस दो पदार्थों का बना हुआ है ना, तो प्रतिबिंब की संख्या जो निर्मित होगा ना वो भी कितना निर्मित होगा आपका? 2 निर्मित होगा, एक नहीं निर्मित होगा। कितना होगा निर्मित? 2 हो जाएगा। ऊपर में n1 और नीचे में n2। ये पदार्थ क्या है? दोनों का अलग अलग है। तो 18 का आंसर जो हो जाएगा ना, जब प्रकाश अनंत से आएगा, है ना, प्रकाश की अनंत से आएगा और इस प्रकार के लेंस पर पड़ेगा जिसका जो ये लेंस आपका अलग अलग पदार्थ से क्या हुआ है? बना हुआ है। n1 अलग पदार्थ से बना हुआ है, n2 अलग पदार्थ से बना हुआ है। ऐसी स्थिति में दो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए सही हो जाएगा।
18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, है ना। दो प्रतिबिंब बनेगा। न्यूटन दूरी किसी वास्तविक वस्तु एवं वास्तविक प्रतिबिंब के बीच जब वह लेंस द्वारा निर्मित होता है तो यूएफ होता है ना। लेंस जितने पदार्थों का बना होता है, एक बात याद रखिए, लेंस जितने पदार्थों का बना होता है प्रतिबिंबों की संख्या भी उतनी ही होती है। लेंस आपका 4 पदार्थ से बना रहेगा तो प्रतिबिंब की संख्या भी कितना हो जाएगा आपका? 4 होगा। इसमें लेंस 18 नंबर क्वेश्चन में लेंस आपका 2 पदार्थों से बना हुआ है, इसका मतलब इसमें जो इमेज बनेगा ना वो भी कितना बनेगा? प्रतिबिंब का निर्माण भी क्या हो जाएगा? 2 होगा, है ना। लेंस निर्माता सूत्र एक फार्मूला है ना। लेंस मेकर फार्मूला क्या है? 1/f इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/में R1 माइनस 1/में R2। लेंस मेकर सूत्र क्या है बताइए? म्यू माइनस 1 इंटू 1/में R1 प्लस 1/में क्या हो जाएगा? 1/में R1 प्लस 1/में R2। लेंस मेकर फार्मूला है 1/में f इजकल टू म्यू माइनस 1 1/में R1 माइनस 1/में R2। ठीक है। अगला है किसी लेंस की शक्ति उसे पानी में डालने पर उसकी प्रारंभिक शक्ति 1/4 हो जाती है। कोई भी लेंस है ना, और उसकी शक्ति पानी में डालने पर उसकी प्रारंभिक शक्ति क्या हो जाती है? प्रारंभिक शक्ति का 1/4 हो जाती है। अगर मान लेते हैं कि कोई लेंस है उसकी जो क्षमता है ना 16 डायोप्टर है। जब उसको पानी में डुबाएंगे ना, पानी में जो ही डुबाएंगे ना तो उसकी जो क्षमता है ना घट जाएगी 1/4 से, यानी उसकी जो क्षमता बचेगी कितना बचेगी आपका? 4 डायोप्टर बचेगी। यदि प्रकाश की किरण कांच के टुकड़े से गुजरती है तो उसका कोई वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। कोई भी प्रकाश अगर कांच का टुकड़ा से गुजर गया है ना तो उसका कोई वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली वो निकल जाएगा, कांच के टुकड़ा से डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन प्रिज्म रहेगा तो प्रिज्म से तो पता चलेगा, है ना। प्रिज्म से पता चल जाएगा कि आपका किस एंगल से प्रकाश, जो सातों कलर है ना श्वेत प्रकाश, किस प्रकार से वो गुजर रही है, और उसका एक अपना वर्ण विक्षेपण होगा उसका, ठीक है ना, स्कैटरिंग हो जाएगा उसका। तो इसमें क्या याद रखना है? 18 क्वेश्चन में एक ही बात याद रखना है आपको कि लेंस जितने पदार्थ का बना होगा प्रतिबिंबों की संख्या भी क्या होगी आपका? उतना ही होगी। यानी 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है आपका? लेंस के जो पदार्थ है दो, है एक N1 है दूसरा N2, यानी दो प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है, तो इसमें प्रतिबिंब भी कितना बनेगा आपका? 2 बनेगा। इसमें कोई डाउट है ना? चलिए कोई बात नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 100 वाट शक्ति का 10 बल्ब। आपको कितना शक्ति दिया गया? 100 वाट शक्ति का आपका 10 बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। इसको एकदम मुहा मुही बनाइए, इसमें कोई पेन पेंसिल नहीं उठाना है। 100 वाट का बल्ब 100 वाट का जो बल्ब है 10 बल्ब है, तो 1 घंटा में कितना वाट उठाएगा बताइए? 100 में 10 से गुना करेंगे 1000 वाट उठाएगा। और 10 घंटा जलता है, 10 घंटा जलता है तो कितना उठाएगा बताइए? तो 1000 गुना क्या करेंगे 10, कितना हो जाएगा? 10,000 वाट हो गया। यानी एक दिन में आपको 10,000 वाट क्या हो जाएगा? बिजली का खपत होगा। अब एक यूनिट में कितना होता है? एक यूनिट में होता है, आपको व्यावसायिक मात्रक में निकालना पड़ेगा। तो एक यूनिट में आपका होता है 1000 वाट। एक यूनिट में कितना होता है? 1000 वाट होता है, ठीक है। तो 10,000 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10,000 में भाग दे देंगे हमको, 10,000 में भाग देंगे हम लोग 1000 से, तो कितना आएगा आपका? 10। कितना आएगा आपका? 10। यानी एक दिन में आपका 10 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट? 10 यूनिट। तो एक महीना का पूछ रहा है 30 दिन में कितने किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा? व्यय होगा। तो एक दिन में 10 यूनिट खपत हो रहा है, तो एक महीना में कितना हो जाएगा? 30 दाएँ 300, कितना यूनिट हो जाएगा आपका? 300 यूनिट ऊर्जा का क्या हो जाएगा? आपका खपत होगा। 300 यूनिट ऊर्जा खपत होगा,
है कि नहीं। एक और फार्मूला याद रखिए, H बराबर VIT याद रख सकते हैं, या E बराबर VIT याद रख सकते हैं, या फिर H बराबर आपका I² RT याद रख सकते हैं, है ना। V²R/T याद रख सकते हैं। ये सब फार्मूला याद रखिए, ठीक है ना। सामान्य विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। सामान्य जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सा फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन फिलामेंट का। टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है इसका प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3300 केल्विन होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है आपका? 3300 केल्विन होता है। विद्युत बल्ब जब जलता है तो 2400 केल्विन तापमान उत्पन्न करता है, ठीक है ना। हाँ, विद्युत बल्ब जलता है तो कितना केल्विन तापमान उत्पन्न होता है बताइए? 2400 केल्विन तापमान उत्पन्न होता है। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है आपका? कितना टेम्परेचर पर? 3300 केल्विन टेम्परेचर होता है उसका टंगस्टन का। इससे ज़्यादा होगा ना तो क्या हो जाएगा? वो गल जाएगा। विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार लगाए जाते हैं जिसकी प्रतिरोधकता, है ना। विद्युत हीटर में किसका तार प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है जिसका प्रतिरोधकता 100 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू एम होता है। 100 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू एम होता है, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए इधर आपसे। 20 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? 20 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से 20 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार है। एक कार आपका 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है? चल रहा है ना, गतिमान है एक कार। और ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूरी चलकर विराम में आ जाता है तो त्वरण ज्ञात करना है आपको। तो आपको इसमें क्या क्या दे दिया गया है? इसमें आपको दूरी दे दिया है, और इसमें दूरी दे दिया गया है, और स्टार्टिंग में जो 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है ना, तो यानी यू पता हो गया, और टाइम तो पता नहीं है, टाइम तो त्वरण ज्ञात करना। तो v बराबर u प्लस 20 ये देख लीजिए। तो v बराबर u प्लस 80 हम क्या निकल, v बराबर u प्लस 80 से v बराबर u प्लस 80 का फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, और यहाँ से अप्लाई करके हम यहाँ से 80 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 80 निकालेंगे। तो u बराबर आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपको मिल गया, और आपको भी जो जब लास्ट में जो वेग होगा ना आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 मीटर चल के क्या करता है? रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी तो इसका 0 हो गया। v बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। u बराबर आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो 80 तो यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। 80 बराबर क्या हो जाएगा आपका? -20 हो जाएगा। 80 बराबर क्या हो जाएगा आपका? -20 हो जाएगा, ठीक है ना। 80 बराबर -20 निकाल लीजिए। और एक फार्मूला और लगाना है आपको, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। s बराबर क्या लगाना है आपको? ut प्लस हाफ AT²। 10 मीटर चलाइए, ठीक है ना। और s बराबर u तो आपको 20 पता है ना। s बराबर u, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा है? त्वरण पूछ रहा है, ठीक है ना। त्वरण पूछ रहा है, त्वरण तो पते नहीं, तो पहले आपको t निकालना पड़ेगा, है ना। s बराबर ut का s बराबर ut प्लस हाफ AT² फार्मूला लगा के पहले आपको t निकालना पड़ेगा, है ना। और t निकालने के बाद
टी निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं, तब त्वरण निकाल सकते हैं। तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा आपका -20 मीटर पर सेकेंड निकलेगा, ठीक है ना। त्वरण क्या आ जाएगा आपका -20 मीटर पर सेकेंड। या फिर डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व नहीं करके आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से क्या है आपका गतिमान है। तो एक कार का ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूरी चलकर क्या कर 10 मीटर दूरी चलकर क्या होता है, विराम अवस्था में आ जाता है। तो त्वरण क्या आ जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड के चाल से तो चल ही रहा था, लेकिन जब ब्रेक लगाए ना तो क्या हुआ, वो उसका जो स्पीड है ना, एक्सीलरेशन के जगह पर वह रिटार्डेशन हो रहा है, होने लगा उसमें, है ना। उसका जो एक्सीलरेशन क्या होने लगा, घटने लगा, है ना। उसको मंदन बोलते हैं। तो मंदन बोलते हैं, तो मंदन के कंडीशन में 20 मार दीजिए, -20 है कि नहीं। नेगेटिव -20 ये क्या दर्शाता है, मंदन को दर्शाता है, ठीक है। और प्लस में रहता, अगर स्पीड बढ़ जाता ना तब जाके, तब तो आंसर इसका गड़बड़ा जाता, ठीक है ना। -20 आंसर, 20 का क्या आ जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। वेग समय ग्राफ सरल रेखा एवं मूल बिंदु से गुजरने पर त्वरण नियत रहता है, ठीक है ना। वेग समय ग्राफ सरल रेखा एवं मूल बिंदु से गुजरने पर, है ना, मूल बिंदु से गुजरने पर त्वरण क्या होता है आपका, नियत रहता है, ठीक है ना। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टा में समय में परिवर्तन। वेग परिवर्तन बट्टा में क्या आ जाएगा आपका, समय में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। ध्वनि तरंग है ना, संपीड़नों और विरलनों के रूप में क्या, कहाँ से गुजर रही है आपका, वायु स्तंभ से गुजर रही है। ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के जो रूप में वायु के स्तंभ से क्या कर रही है, गुजर रही है। तो क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या होगा, बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है घनत्व नियत रहता है, घनत्व नियत रहता है। दूसरा ऑप्शन है बॉयल के नियम का पालन होता है, बॉयल के नियम का पालन होता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दोलन करता है। और चौथा ऑप्शन है ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ध्वनि तरंग संपीड़नों और विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, तो क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में आपका क्या नहीं होगा, आपका ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन 21 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ध्वनि तरंगे संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। एक बात याद रखना पड़ेगा, क्रमागत संपीड़न तथा विरलन में ऊष्मा का स्थानांतरण होता ही नहीं है ना। आपका ध्वनि कौन सा तरंग है, आपका ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है, ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश पूछेगा, प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। यह संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में माध्यम से क्या करती है, गमन करता है। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम ठोस में होता है। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम किस में होता है, आपका ठोस में होता है, और न्यूनतम आपका गैस में होता है, ठीक है ना। तो जो सॉलिड में क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड में होगा। उसके बाद किस में होगा, आपका गैस में। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा क्या होगा, किस में होगा, सॉलिड में, है ना, स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में होता है, ठीक है। ध्वनि की चाल की आवृत्ति, आयाम, है ना, आयाम, कला, प्रबलता, तारत्व, गुणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर आपका आवृत्ति का, आयाम का, प्रबलता, तारत्व, गुणता का कोई अभाव नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या, किसी समान वृत्तीय गति में, किसी समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश, किसी समान वृत्तीय गति में वेग सदिश
एवं त्वरण सदिश, वेग भी सदिश एवं त्वरण भी सदिश इस रूप में संबंधित होता है। किस रूप में आपका संबंधित होता है? आपका वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है ना? तो किस रूप से संबंधित होता है? दोनों समान दिशा में होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा, दोनों विपरीत दिशा में होगा, एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा। आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे के लंबवत होगा, है ना? एक दूसरे क्या हो जाएगा? आपका लंबवत होगा। 22 का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण, वेग सदिश त्वरण सदिश बोले तो वेग भी आपका वेक्टर क्वांटिटी और त्वरण भी आपका वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? आपका लंबवत होगा। यह समान वृत्तीय गति में त्वरण केंद्र की ओर उन्मुक्त होता है। जो जब एक वृत्तीय गति पर चलते रहेगा ना तो त्वरण क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा और वेग क्या आ जाएगा? आपका बाहर की तरफ रहेगा। तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का। जबकि वेग स्पर्श रेखा जबकि वेग आपका स्पर्श रेखीय वेग आपका स्पर्श रेखीय काम करता है। वृत्त के केंद्र की ओर त्वरण जो त्रिज्यक त्वरण होता है ना, तो वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है? आपका आर होता है ना? तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। वृत्त पथ पर तभी वस्तु गति करता है जब अभिकेंद्रीय बल लगता है। वृत्त पर कोई वस्तु तभी गति करता है जब अभिकेंद्रीय बल लगता है। वृत्तीय गति में दिशा अनंत बार क्या होता है? परिवर्तित होता है। वृत्तीय गति में दिशा क्या होता है? आपका अनंत बार परिवर्तित होता है। वृत्तीय गति में दिशा क्या होता है? आपका अनंत बार परिवर्तित होता है। वृत्तीय गति में दिशा क्या होता है? अनंत बार परिवर्तित होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, है ना? 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 23 नंबर, कोलबे की विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू हो सकती है ना? कोलबे की विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू हो सकती है? बताइए, किस पर लागू हो सकती है? पहला ऑप्शन है CH3COONA, दूसरा ऑप्शन CH2COO है ना, और CH2COO गलत, है ना? सब गलत, सब गलत। उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, आपका किस किस पर लागू हो जाएगा? सब पर लागू हो जाएगा। कोलबे की विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू हो सकती है? तो CH3COONA, CH2COO बॉन्ड, CH2COO, उसका SC बॉन्ड COO और SC डबल बॉन्ड से लगा हुआ है SCCOO। आपका उपयुक्त में से एक से अधिक यानी सब सही है। तो इसका क्या है? आपका सब सही है। तो इसका आपका सही सभी पर लागू होगा। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जिसे कोल्बे प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, हरमन कोल्बे के नाम पर यह एक कार्बनिक प्रतिक्रिया है ना? एक कार्बनिक क्या है? आपका प्रतिक्रिया। कोल्बे का जैसे बर्जीलियस आया, है ना? बर्जीलियस का जो चेला था उसका नाम था वोलर, है ना? और उसने बना दिया था, क्या बना दिया था? कार्बनिक कंपाउंड बना दिया था, यूरिया बना दिया था। उसके बाद एकदम पूरा ट्रेंडिंग चलने लगा कि प्रयोगशाला में कार्बनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। उसके बाद कोल्बे ने ही बना दिया था, है ना? कोल्बे ने कार्बनिक कंपाउंड बहुत सारा क्या करने लगा? बनाने लगा। और आज अभी के दौर में जो कार्बनिक कंपाउंड है ना, 4 करोड़ से भी ज़्यादा है कि नहीं? इतना कार्बनिक कंपाउंड बना। और केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही जाता है कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ही है कि नहीं? एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बनिक कंपाउंड के बारे में ही तो पढ़ते हैं हम लोग, कार्बन के बारे में ही तो पूरा उसमें चर्चा हुआ। तो कोल्बे प्रतिक्रिया दो कार्बोक्सिलिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेज डिमराइजेशन है, ठीक है ना? इस प्रकार से एल्केन हो जाए।
अगला 21, 22, 23, 24, 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक बल नहीं है? आवेग ये बल है क्या? नहीं। तनाव टेंशन ये बल है। प्रनोद भी बल है ना? और भार भी क्या है आपका? एक बल है। लेकिन आवेग आपका बल नहीं है। आवेग बल नहीं है। आवेग बल एवं सूक्ष्म समय का क्या होता है? गुणनफल होता है। आवेग क्या होता है आपका? बल एवं सूक्ष्म समय का क्या होता है? गुणनफल को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। आवेग बड़ा एफ इंटू क्या होता है? डेल टी होता है। एफ इंटू क्या होता है? डेल टी होता है ना? आवेग की बात करते हैं तो बल गुना सूक्ष्म समय, एकदम नेग्लिजिबल जो टाइम होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आवेग आता है। लेकिन तनाव टेंशन ये तो भी आपका बल है, ठीक है ना? पर तो 24 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 24 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 24 का आंसर क्या आ जाएगा? ए। तनाव, प्रनोद, भार सभी यांत्रिकी में सामान्य बल है, जबकि आवेग बल नहीं है। आवेग को आई से डिनोट करते हैं। बल एवं सूक्ष्म समय का गुणनफल को ही क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर एफ गुना डेल टी हो जाएगा, ठीक है ना? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है ना? ये भी सही है, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। और संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, एम ए होता है। भार बराबर क्या होता है? एम जी होता है। जल या द्रव द्वारा लंबवत, जल या द्रव द्वारा लंबवत, जल या द्रव द्वारा लंबवत ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या होता है आपका? प्रणोद होता है। ऊपर के थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स होता है ना, लंबवत अगर ऊपर की तरफ बल लगेगा ना, उसको प्रणोद थ्रस्ट कहा जाता है, ठीक है ना? तो जल या द्रव, है ना, जल या द्रव द्वारा लंबवत ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? संरक्षी बल नहीं है। घर्षण बल संरक्षी बल है क्या? चुंबकीय बल संरक्षी बल है क्या? गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है क्या? स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल है क्या? बताइए। तो निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? तो घर्षण बल आपका संरक्षी बल नहीं है। बाद बाकी आपका चुंबकीय बल ये भी संरक्षी बल है। गुरुत्वीय बल ये भी आपका संरक्षी बल है। और स्थिर वैद्युत बल ये भी आपका कौन सा बल है? आपका संरक्षी बल है। तो निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ये घर्षण बल आपका संरक्षी बल नहीं है। बाद बाकी जो भी है आपका चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, ये सब और स्थिर वैद्युत बल, है ना, ये सब आपका संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। दिए गए विकल्पों में घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है, जबकि अन्य सभी बल क्या है? संरक्षी बल है। आवेश के कारण लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है। और वैद्युत बल का जो आप फार्मूला होता है, F बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? आपका आवेश है। R क्या है? वो बीच की दूरी है। घर्षण की दिशा में किया गया कार्य क्या होता है? आपका ऋणात्मक होता है। घर्षण की दिशा में किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और घर्षण के विपरीत किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और घर्षण के विपरीत दिशा में किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, घर्षण के विपरीत दिशा में किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान के कारण अगर लगने वाला बल है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का क्या है? आपका सबसे कमजोर बल है। प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा है? प्रकृति का सबसे कमजोर बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है।